अभी भी रेडिएशन के निशान है। ये देखें, ये जो ये लाइनें पड़ी हुई हैं। और हम पूरा एक मंथ पूरी फैमिली हम इतने डिस्टर्ब थे, अम्मी को लेके इतने परेशान थे। तकरीबन 1 माह तक ऐसे हुआ है कि मेरा ये गला बिल्कुल बंद हो गया था। अल्लाह ताला मोमिन की दुआ कभी भी रद्द नहीं करता। ये आपका बेटा हो सकता है या हस्बैंड, इनके अलावा कोई भी तीसरा बंदा जो है वो जाके आपकी वो मेडिसिन कलेक्ट नहीं करके ला सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ़ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC व्लॉग। अच्छा, आज का व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताऊं, कभी भी मायूस ना हुआ करें, क्योंकि जो था वो बहुत अच्छा था माशाल्लाह। जो है वो बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, और जो होगा वो बेहतरीन होगा इंशाल्लाह। इस उम्मीद के साथ हम अपना व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको अपडेट देंगे राजा जी के बारे में। बहुत सारे कमेंट आए हुए थे कि आपने ट्रीटमेंट कहाँ से स्टार्ट कराया हुआ है और किन किन प्रोसेस से राजा जी गुजरी हैं। वो उनके साथ बैठ के मैं आपको मुकम्मल गाइड करूँगा ताकि किसी ना किसी का भला हो जाए। और दूसरी बात मैं आपसे ये करना चाहता हूँ, ये जो तरक्की होती है, कामयाबी होती है, ये आपको जो नज़र आ रही होती है, आपको इसके पीछे की पूरी कहानी समझ नहीं आ रही होती। जो भी इंसान आप कहते हैं कि फ़लाँ बंदा कामयाब है या फ़लाँ बंदा तरक्की पे है, तो उसके पीछे उसकी बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। घर लेटे लेटे कभी भी आपको तरक्की नहीं मिल सकती, आप कामयाब नहीं हो सकते। आपको कंफर्ट जोन से निकल के खुद को चैलेंज में डालना होगा, ठीक हो गया। आपको कामयाब होना होगा, आप हो सकते हैं। कोई फरिश्ता नहीं आएगा जो आपको उठा के कामयाब कर देगा, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, जब आप काम स्टार्ट करेंगे, थोड़े काम से, छोटे काम से स्टार्ट लेंगे, मेहनत करना शुरू करेंगे, और फिर रास्ते में जब आप मेहनत कर रहे होंगे, फिर रास्ते में आपको कोई ना कोई गाइड करने वाला, रास्ता दिखाने वाला, थपकी देने वाला, शाबाश देने वाला फिर मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि आप घर पे लेटे रहें और आप बिल्कुल भी कोई चैलेंज ना, खुद को चैलेंज में ना डालें, तो फिर आप कामयाब नहीं हो सकते। ये मेरी बात लिख लें। मेहनत करनी पड़ती है। कोई भी रास्ता, कोई भी चीज़ शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट जो है ना, वो आर्जी तौर पर होता है, लग रहा होता है इस तरीके से कि मैंने शॉर्टकट हो गया, लेकिन शॉर्टकट कुछ नहीं होता। हर चीज़ जो है वो मेहनत से हासिल होती है। और मैं आपको बारहा दफ़ा कह रहा हूँ कि आप छोटे से शुरू करें, बड़े से शुरू करें, कहीं से स्टार्ट लें। आप कोई ना कोई कारोबार किया करें। कारोबार कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, कारोबार कारोबार होता है। आप करने वाले बने, शर्म महसूस ना किया करें। कामयाबी जो है ना, वो मेहनत की दीवानी होती है। कामयाबी किसी की शक्ल सूरत देख के उसके कदम नहीं चूमती। ये मेरी बात जहन में रखिएगा। और कभी भी अल्लाह ताला मोमिन की जो दुआ है, काम मेहनत के साथ साथ दुआ भी क्या करें, अल्लाह ताला मोमिन की दुआ कभी भी रद्द नहीं करता। ठीक हो गया। अब चलते हैं, आपको राजा जी से मिलवाते हैं। ये लें जी, अब मैं आपको मिलवाता हूँ राजा जी से और गुड़िया से। ये यहाँ पे मौजूद रही राजा जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हमारी स्वीट फैमिली, कैसे हैं आप? अच्छा जी, अब आप सब लोगों का एक ही सवाल आ रहा है और एक ही सवाल बार बार पूछ रहे हैं कि आप कहाँ से ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। तो इसके लिए हम आज आपको बताने के लिए बैठे हैं कि हम एवर केयर में भी गए, लेकिन वहाँ भी हम सेटिस्फाई नहीं हुए कि यहाँ से अपना ट्रीटमेंट शुरू करवाया जाए। हमने अनमोल भी गए, लेकिन वहाँ भी हमें बिल्कुल नहीं लगा कि हमें यहाँ से अपना इलाज करवाना चाहिए। और इसके अलावा हम अनमोल के डॉक्टर थे जो प्राइवेट बैठते थे, हम उनके पास भी गए कि चले वहाँ से अपना इलाज शुरू करवाते हैं, लेकिन हमें वहाँ भी समझ नहीं आई। और ना ही आप लोगों ने ऐसा कभी करना है कि जो उसका गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, वो अगर कोई प्राइवेट डॉक्टर बैठ के आपका ट्रीटमेंट कर रहा है तो आपने उस जगह पे जाके बिल्कुल अपना इलाज नहीं करवाना। तो उसके बाद फिर जब मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ ना, तो रामिश की फैमिली किन्जा लोग वापस आ चुके थे। और उसके बाद जितना मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, वो किन्जा आपको सब कुछ बताती है। अच्छा, तो अम्मी ने जैसे कि आपको मेंशन किया कि किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का अगर कोई डॉक्टर प्राइवेटली बैठता है तो उसको आपने क्यों चेक नहीं करवाना। बिकॉज वो अगर प्राइवेटली आपको चेक कर रहा है, स्पेशली इतनी बड़ी परेशानी और इतने बड़े मसले के लिए, तो वो फिर अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आगे आती है, पेशेंट सीरियस हो जाता है, कोई कंडीशन उसकी खराब होती है, तो वो डॉक्टर जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं होते। अगर आप किसी बड़े हॉस्पिटल के अंदर ही जाके चेक करा रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट में ही आप चेक करवा रहे हैं, तो एटलीस्ट वो हॉस्पिटल उस डॉक्टर की कोई जिम्मेदारी तो कबूल करने को तैयार होगा ना। वो आपको आंसरेबल तो होंगे, आप उनसे सवाल तो कर सकते हैं कि आखिर हमारे मरीज की तबीयत इतनी खराब क्यों हुई है।
अम्मी का जितना भी मेडिकल रिकॉर्ड था, जो कि कैंसर से रिलेटेड अम्मी के मेन टेस्ट हो चुके थे, जिनमें हमने लास्ट टाइम आपको वीडियो में मेंशन किया कि मैमोग्राफी थी, सोनोमैमोग्राफी थी, अम्मी की MRIs थी, और साथ ही साथ अम्मी का बायोप्सी का टेस्ट था। उसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट ये था कि डॉक्टर ऑलरेडी देख चुके थे कि अम्मी की डिजीज थोड़ी सी प्रोग्रेस कर चुकी है, तो इसलिए अम्मी को उन्होंने बोन स्कैन के बारे में भी कहा था। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जिस दिन हम लोग पाकिस्तान लैंड किए थे, सेम डे रामेश अम्मी को लेकर बोन स्कैन करवाने के लिए गए थे अल नसर में। और फिर हमने ये सारी की सारी जो मेडिकल रिकॉर्ड हमारा अम्मी के रिलेटेड बनता था, वो सारी फाइल बना के हम हमीद लतीफ गए थे। तो जो अभी अम्मी का करंटली जितना भी ट्रीटमेंट चल रहा है वो हमीद लतीफ से चल रहा है। और हमारी जो अपॉइंटमेंट थी वैसे तो डॉक्टर ज़ेबा के साथ थी, लेकिन उन दिनों में वो US थी, वो पाकिस्तान में नहीं थी। तो जो उनसे नेक्स्ट सब बेस्ट डॉक्टर बैठते थे वो डॉक्टर आसिफ गफूर थे। उन्होंने अम्मी का बहुत थॉरली अच्छे से चेकअप किया, फिजिकल एग्जाम, वहाँ पे एक डॉक्टर लेडी डॉक्टर थी, उन्होंने अम्मी का फिजिकल एग्जाम किया, सारे थॉरल रिपोर्ट्स देखी, और उसके बाद उन्होंने हमें गाइडलाइन दी कि हम अम्मी की ओरल कीमो स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली। कोई और उन्होंने ट्रीटमेंट अम्मी को रेकमेंड नहीं किया। ओरल कीमो इसलिए उन्होंने कहा, ओरल कीमो बेसिकली टैबलेट्स थी और वो आपको ऐसे किसी भी फार्मेसी से नहीं मिलेंगी। ओरल कीमो बेसिकली इतनी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है कि आपको एक तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन हॉस्पिटल के साथ होगी, उसकी स्टैम्प होगी डॉक्टर किसी कंसल्टेंट ऑन्कोलॉजिस्ट की, और साथ या तो आपका ब्लड रिलेटिव होना चाहिए, आपका बाप भाई हो सकता है, या आपका बेटा हो सकता है, या हस्बैंड। इनके अलावा कोई भी तीसरा बंदा जो है वो जाके आपकी वो मेडिसिन कलेक्ट नहीं करके ला सकता। और जितनी दफा भी आप जाओगे, आप वो मेडिसिन लेने के लिए जाओगे, तो जो आपकी प्रीवियस मेडिकेशन होगी आपने उनके खाली पत्ते भी उनको सबमिट करवाने हैं। तो काफी स्ट्रिक्ट इनकी पॉलिसीज थी। उसके थ्रू अम्मी की ओरल कीमो से उन्होंने जो इनिशियली अम्मी की तबीयत जितनी ज्यादा खराब थी उनको उन्होंने मैनेज किया। उसके बाद जब हमें लगा कि अम्मी ने बल्कि कंप्लेन की कि कमर में मेरे बहुत ज्यादा दर्द, हाँ, वो 3 माह तकरीबन हमने वो मेडिसिन ली बिल्कुल ली, लेकिन मैं ये समझती रही कि मेरी ये कमर का दर्द ठीक हो जाएगा इससे, लेकिन वो ऐसा नहीं था, मेरी कमर का दर्द ठीक नहीं हो रहा था। फिर हमने डॉक्टर आसिफ गफूर से शिकायत की, मैंने कंप्लेन की कि मेरा तो कमर का दर्द नहीं ठीक हो रहा। फिर उन्होंने दोबारा हमें MRI के लिए, कमर के MRI के लिए भेजा। अब वो हम अम्मी के, मुझे याद है हमने एक दिन में 2 MRIs अम्मी के करवाए थे। एक अम्मी का सर्वाइकल स्पाइन का हुआ था क्योंकि अम्मी कह रही थी मुझे गर्दन में बहुत दर्द रहती है, और फिर अम्मी का थोरेसिक स्पाइन का भी MRI हुआ था। सर्वाइकल स्पाइन बेसिकली गर्दन के मोहरे आते हैं, और थोरेसिक स्पाइन जो दरमियान में कमर का हिस्सा आता है उसके होते हैं। इन दोनों जगहों पे अम्मी को इतनी शदीद दर्द थी कि करवट भी लेना मुश्किल थी। और मुझे याद है, अगर आप लोगों ने व्लॉग्स को फॉलो किया होगा बाबा फन RRC चैनल पे, तो आपको याद होगा कि बाबा, अली और रामेश ये लोग हुंजा ट्रैवल के लिए गए हुए थे, और इन्हें हमने फौरन कॉल करके, अम्मी की तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी, हमें उन्हें इमरजेंसी वापस बुलाना पड़ा था, और वो 17 to 18 आवर्स के अंदर ये वापस आए, और हम नेक्स्ट डे ही अम्मी को हॉस्पिटल वापस चेक करवाने के लिए लेके गए। जब अम्मी ने फिर कंप्लेन की तो उन्होंने हमें कहा कि थोरेसिक और सर्वाइकल का आप MRI करवाएं। और बेस्ट चीज जो हमीद लतीफ हॉस्पिटल की अभी तक मुझे लगती रही है कि वो इमरजेंसी नंबर के ऊपर बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं। उनके इमरजेंसी नंबर पे मैंने अम्मी की रिपोर्ट्स फॉरवर्ड की, उसके अंदर थोड़ा सा इशू था, फ्रैक्चर की कंप्लेन आ रही थी, तो जैसे ही उन्होंने वो चीज देखी उन्होंने अम्मी को रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट के पास रेफर कर दिया। तो उसके बाद हमें हमीद लतीफ के डॉक्टर्स की जो टीम थी उन्होंने हमें कहा कि आप फौरन के फौरन अम्मी को जो है वो रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट के पास, जो कि पाकिस्तान के आई थिंक सबसे बेस्ट रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, सलीम मेमोरियल हॉस्पिटल लाहौर में होते हैं वो, डॉक्टर तस्कीर। ही वाज एन एब्सोल्युटली लवली डॉक्टर, इतने अच्छे डॉक्टर थे। अम्मी को उन्होंने बड़े अच्छे से तसल्ली से उन्होंने चेक किया, गाइडलाइन दी पूरी के इस तरह से रेडिएशन हम करेंगे। 5 साइकिल्स उन्होंने बताए अम्मी के, और उन्होंने साथ साथ गाइडलाइन भी दी कि क्या क्या सिम्टम्स अम्मी को बाद में आ सकते हैं जो अम्मी को तंग करेंगे थोड़ा बहुत। 1 डे उन्होंने हमसे लिया, पूरे का पूरा मेडिकल रिकॉर्ड अम्मी का मंगवाया, और उन्होंने कहा कि हम ये सारी की सारी अच्छे से तैयारी करूंगा मैं कि आप कहाँ कहाँ पे आपको पेन है वहां पे एग्जैक्टली वही टारगेटेड रेडिएशन हम देंगे, ताकि और कहीं पे भी इतनी, ये बहुत ही सिवियर किस्म का ट्रीटमेंट होता है, हार्श होता है, तो इतने सख्त ट्रीटमेंट को कहीं पे भी ऐसे ही नहीं हम कर सकते। बिल्कुल उन्हीं जगहों पे टारगेट करेंगे ताकि वहीं पे ही सिर्फ रेडिएशन के इफेक्ट्स आए, और नॉर्मली रेडिएशन के इफेक्ट्स जो है वो 4 से 6 हफ्ते के बाद आना शुरू होते हैं। अब अम्मी बताएंगे कि अम्मी ने उनके साथ सफर कैसे किया। अच्छा, जब मेरी रेडिएशन हो रही थी ना, मैं वहां जा रही थी, और पेशेंट भी आए हुए होते थे, तो वो मैं उनसे पूछती थी, वो मुझसे पूछते थे कि इसके साइड इफेक्ट क्या है। लेकिन जब मेरी रेडिएशन हो रही थी ना, उस वक्त तो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं था। साइड इफेक्ट तो आए हैं उसके तकरीबन 1 वीक के बाद। तो मैं तो बड़ी आराम से खुशी खुशी जा रही थी और रेडिएशन करवा के वापस आ जाती थी।
और मैं खुश इसलिए थी कि मेरी कमर का दर्द जो था ना वो काफ़ी कम हो रहा था। लेकिन जो बाद में उसने अपना काम दिखाया ना रेडिएशन ने, तकरीबन 1 माह तक ऐसे हुआ है कि मेरा ये गला बिल्कुल बंद हो गया था और मैदे वाली जगह पे भी बहुत दर्द। अगर यहाँ से कोई चीज़ अंदर जाती थी तो यहाँ पे मैदे में दर्द होना शुरू हो जाता था। पूरा 1 माह मैं तकरीबन पानी के या जूस के 1-2 सिप लेके मैं गुजारा करती थी। और उन दिनों में मेरा वज़न जो था वो बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो गया था, क्योंकि मैं कुछ खा ही नहीं सकती थी। लेकिन फिर भी मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को मोटिवेट किया। घर वाले सारे समझाते थे। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त हैं मिस लैला, वो आई और उसने आके मुझे बहुत मोटिवेट किया कि आप क्यों नहीं कुछ ले रही, थोड़ा थोड़ा कुछ लिया करें, कुछ खाया करें, ऐसे तो आपको वीकनेस हो जाएगी। और वाकई मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई हुई थी। 1 महीने के अंदर हाँ जी, मेरा वजन जो था ना वो कम हो गया हुआ था, क्योंकि मैं ऐसे सॉलिड चीज़ तो कोई भी नहीं खाई जाती थी, सिर्फ जूस भी, वो भी उससे सट्रा के साथ 2-4 सिप लेती थी। तो रेडिएशन के तो बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट थे। और मैं यकीन करें उन दिनों में मैं अपनी इस पूरी बीमारी को लेके इतनी परेशान नहीं हुई जितनी मैं रेडिएशन के बाद मैं परेशान हुई हूँ। और जब मैं बेहतर हुई मेरी तबीयत रेडिएशन के बाद, मेरा खाना पीना बेहतर हुआ, तो मेरा दिल करता था कि दुनिया जहाँ की चीज़ें खाने की मेरे सामने आ जाएं और मैं ये भी खा लूँ। मैंने गांव से अचार मंगवा, किसी को कुछ कह के मेरे लिए ये लेके आओ, और इतना मेरा दिल करना नई से नई चीज़ खाने को। और उस वक़्त मुझे इस चीज़ का भी एहसास हुआ कि भूख कितनी बुरी चीज़ है। और इंसान भूखा इंसान, अल्लाह ना करे किसी को भी अल्लाह ताला किसी तकलीफ में मुब्तला करे और कोई भूखा रहे। मुझे उस वक़्त शिद्दत से इस चीज़ का एहसास हुआ कि भूख क्या चीज़ होती है। जो ही मेरी तबीयत बेहतर हुई तो मैंने वो देगे बनवाई, वो मैंने वो मज़दूरों में तकसीम करवाई। और ये था रेडिएशन का जी साइड इफ़ेक्ट जो मैंने पूरे 1 माह मैंने भुगता है। मैंने कितने ही डॉक्टर ने मुझे गार्गल भी दिए हुए थे, माउथ वॉश भी दिया हुआ था, और इसके अलावा मैं नीम गर्म पानी में नमक डाल के उसके भी गरारे कर रही थी, मीठे सोडे के गरारे भी कर रही थी, और दिन में मैं 4 दफ़ा ये करती थी। लेकिन मेरे गले को बिल्कुल भी किसी भी चीज़ से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसने अपना पूरा टाइम लिया, पूरा 1 महीना लिया है ये सब कुछ करने के बावजूद भी। और इसके अलावा क्या क्या हुआ, जहाँ जहाँ पे मेरी रेडिएशन हुई थी ना, वो जगह मेरी बिल्कुल ब्लैक हो गई थी। आँख पीठ पे मेरे जख्म बन गए हुए थे, और बाजुओं पे तो मैं आपको दिखा सकती हूँ कि आप नजदीक होके दिखाएं, अभी भी रेडिएशन के निशान है। ये देखें, ये जो ये लाइनें पड़ी हुई हैं, ये देखें, ये थोड़ी सी फेड हो ये गई देखें, लेकिन पहले डार्क। और गर्दन तो मेरी बिल्कुल ही ब्लैक और कमर बिल्कुल ही ब्लैक हो चुकी थी, और आँख पीठ में इतना जख्म था कि मुझे बहुत ज्यादा उसमें पेन होती थी। अच्छा, क्योंकि अम्मी के बोन्स का भी इश्यूज के अंदर आ रहा था, तो इसके लिए अम्मी के उन्होंने 2 इंजेक्शंस बताते थे वो, और वो होते थे कि अम्मी की बोन की डेंसिटी इंप्रूव होती है, बोन्स जो है वो भुरना ना शुरू हो जाए, कमजोर ना हो। अब वो हिप में एक इंजेक्शन इतना जेल लाइक ऑयली से टेक्सचर का इंजेक्शन होता था, इतनी मोटी नीडल से लगता था वो, एक हिप में लगता था और एक दूसरी हिप में लगता था। वो ऑलमोस्ट आई थिंक हर 15 दिन बाद अम्मी लगाते थे, वो मंथ बाद नहीं, 15 दिन बाद लगाते थे, और वो इतना पेनफुल होता था कि अम्मी पूरा हफ्ता आइसिंग करती थी, और वो टाइम निकलता था, जैसे वो इम्प्रूव होने लगती थी पेन अम्मी की, फिर अगले इंजेक्शन का टाइम आ जाता था। तो इतना पेनफुल था अम्मी के लिए। तो अब उन्होंने उसका एक अल्टरनेट इंजेक्शन अम्मी को दिया है, वो एवरी मंथ लगता है, अब वो पेट में लगता है, वो पेट में लगता है। तो ये है कि अब उससे बोन डेंसिटी भी अम्मी की बेहतर रहती है, और उस कदर पेनफुल नहीं है जितने वो पिछले हिप वाले इंजेक्शंस पेनफुल थे। बिल्कुल बिल्कुल। और लास्टली जो अम्मी मेडिसिन ओरल कीमो की ले रही थी, मैंने जैसे आपको बताया कि उसका सारा प्रोटोकॉल उनको लाने के लिए इतना टफ था, तो इसी तरह अम्मी को उन्होंने डॉक्टर्स ने 3 टैबलेट्स एवरी डे बताई हुई थी, और वो 21 डेज का कोर्स होता था। और वो इस तरह नहीं था कि अम्मी जिस टाइम मर्जी दिल करे तो वो टैबलेट ले लें। वो अगर 3 गोलियां हैं, वो एक टाइम आपने फिक्स रखना है। जैसे अम्मी का टाइम हमने दोपहर 2 बजे का रखा होता था कि अम्मी ने लंच वगैरह कर लिया, तो उसके बाद अम्मी को टैबलेट ले ली। नेक्स्ट डे वो एग्जैक्टली 2 o'clock आपने लेनी है। आप 2:30 बजे नहीं लेंगे, आप 1:30 बजे नहीं लेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि जहाँ पे मरीज के साथ इतना टफ चीजें चल रही होती हैं, तो एक एज अ फैमिली मेंबर अगर आप साथ जुड़ के अगले मरीज को ये एहसास दिलाते रहे कि हम आपके साथ हैं, ये नहीं कि मरीज की दवाइयां ला के रख दी हैं, वो मरीज का काम है कि वो खाता फिरे। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वली आपने लेनी है, ताकि मरीज को ये महसूस ना हो कि अगर मेरा इतना मुश्किल इलाज चल रहा है तो ये मेरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दी। साथ खड़े रहने का नाम जो है ना, वो आप समझ लें कि कैंसर का आधा ट्रीटमेंट है।
हमने किन्जा ने मुझे अलार्म लगा के दिया हुआ था 2 बजे का। मेरे अपने फोन में भी अलार्म था, अम्मी के फोन में दो फोन पे अलार्म लगाया हुआ था कि कहीं हमसे कोई भूल ना हो जाए, मिस ना हो जाए। तो जो ही वो अलार्म बजता था तो वो मैं अपनी वो 3 टैबलेट जो थी वो ले लेती थी। जब अम्मी की रेडिएशन स्टार्ट होनी थी तो उससे पहले ही हमें डॉक्टर तस्कीर ने अम्मी के जो साइड इफेक्ट्स आ सकते थे हमें उसके बारे में एक आइडिया दे दिया था कि गला खराब हो सकता है, गला पक सकता है, म्यूकोसाइटिस हो सकता है। लेकिन जितना सीरियस और जितना सिवियर अम्मी का म्यूकोसाइटिस था उस चीज के लिए हम या डॉक्टर्स भी आई थिंक इतना मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे, क्योंकि बहुत माइनर से रेडिएशन थी, बहुत सिवियर, बहुत हाई डोज उन्होंने दी भी नहीं थी। अब प्रॉबेबली अम्मी की शायद इम्यूनिटी उतनी स्ट्रांग नहीं थी या कैंसर थोड़ा सा आगे नेक्स्ट स्टेज का था, इस वजह से वो अम्मी से बर्दाश्त नहीं हुआ। लेकिन उसने हमें बताया कि म्यूकोसाइटिस क्या होता है, जितना ज्यादा वो पूरे का पूरा यहाँ पे खुराक की नाली में सोजिश हो गई थी। अब अगेन बात यह है कि क्योंकि हम उस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड ही नहीं थे तो हम सब खाना खा रहे होते थे और अम्मी स्ट्रॉ से पानी पीते हुए भी अम्मी को इतनी तकलीफ होती थी कि हमसे बैठ के खाना खाते हुए अम्मी को देखा नहीं जाता था कि कैसे अम्मी इतनी तकलीफ बर्दाश्त कर रही है। और हम खा तो रहे होते थे, बस हम अंदर ही डाल रहे होते थे खाना, हमारा दिल नहीं कर रहा होता कि अगर अम्मी इतनी बीमार है, इतनी परेशान है, हम कैसे खाना खाते रहे। और हम पूरा 1 मंथ पूरी फैमिली हम इतने डिस्टर्ब थे, अम्मी को लेके इतने परेशान थे। अम्मी को हम समझाते भी थे कि अम्मी आप इस तरह से ना करो, आप अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करो, लेकिन एक मरीज को पता है कि वो किस कदर तकलीफ में से गुजर रहा है। ये बात कहने का मकसद ये है कि अगर आपकी फैमिली में अल्लाह ना करे कि अल्लाह ताला किसी को भी इस आजमाइश में डाले, कोई भी इस परेशानी से, इस तकलीफ में से ना गुजरे जिसमें से हम सारे गुजरे हैं और अम्मी ने इतनी स्ट्रांगली उन चीजों को फेस किया है। अगर खुदा ना खास्ता आपकी फैमिली में कोई भी ऐसा पेशेंट है तो अगर आपको डॉक्टर गाइडलाइन देते हैं कि ये कोई एक साइड इफेक्ट आ सकता है तो आप उसके वर्स्ट सिनेरियो के लिए प्रिपेयर्ड रहें। हम नहीं थे, आपको रहना चाहिए, क्योंकि फिर आप एक मरीज के लिए और ज्यादा मोटिवेटिंग और स्ट्रेंथ बन के सामने आ सकते हैं। आप परेशान होंगे तो मरीज ये देख के परेशान होगा कि यार मेरे घर वाले मेरी वजह से इतने परेशान हैं, और वो उतना रिकवर जल्दी नहीं कर सकेंगे। अब अगर हम कीमो की बारी पे देखते हैं तो अम्मी इतनी स्ट्रांग रही है और हमें पता भी नहीं चला कि अम्मी की माशाल्लाह इतने अच्छे सेशंस हो भी गए। तो अगर फैमिली स्ट्रांग रहेगी तो पेशेंट समझ लें 90% ठीक हो जाता है इसके अंदर। अच्छा जी, आपने राजा जी की बातें सुनी, गुड़िया की बातें सुनी, गुड़िया ने आपको गाइड किया, आप लोगों की दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं लास्ट में आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपको कोई भी तकलीफ़ हो, कोई भी आपका नुकसान हो जाए, कोई भी मसला आपके घरों में चल रहा है तो आप कभी भी मखलूक के सामने शिकवा ना किया करें। ये चीज़ अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। जब भी आपका कोई नुकसान हो गया है या आपको कोई आजमाइश है या कोई तकलीफ़ में से आप लोग गुजर रहे हैं तो आप तन्हाई में अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ा लिया करें, रो लिया करें, अल्लाह ताला से मांग लिया करें। अल्लाह ताला को कहा करें कि अल्लाह ताला मेरा ये नुकसान हो गया है, या मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मेरे पास औलाद नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास मकान नहीं है, तो करम कर, तो अपनी रहमत कर, तो हम पे शफकत कर, तो हमें दे दे। तो अल्लाह ताला वो राज भी रखता है और अल्लाह ताला को ये चीज़ पसंद भी आती है। तो मखलूक से शिकवा नहीं करना चाहिए, खुदा से आप तन्हाई में रो रो के गिड़गिड़ा के मांग लिया करें। इन्हीं अल्फाज के साथ मुझे, राजा जी को और गुड़िया को इजाज़त दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।